साथियों नमस्कार। साथियों, एक तरफ तो 8वें वेतन आयोग की जोर शोर से खबरें चल रही हैं। आप किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, प्रिंट मीडिया पे जाओ, अखबारों में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाओ, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, एक्स पे जाओ, हर जगह 8वें वेतन आयोग को लेकर खबरें चल रही हैं और अलग अलग तरह के फिटमेंट फैक्टर दिखाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह से पेंशन और वेतन का गुणा करके उसकी बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। इसके साथ ही एक जो पर्सन है वो भी चल रहा है और वो पर्सन है तकरीबन 69 लाख पेंशनरों का, कि 69 लाख पेंशनरों को वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जो कर्मचारियों के संगठन है वो भी मैदान में आ चुके हैं। लगातार वो पत्राचार कर रहे हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, कि जो नोटिफिकेशन 3 नवंबर को निकला है 8वें वेतन आयोग का, उसमें बहुत सारी चीजें साफ सुथरी नहीं हैं। जहां पर एक शंका पैदा होती है कि 69 लाख पेंशनरों को पेंशन बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, या वेतन आयोग से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उस नोटिफिकेशन में आप एक चीज देखना कि उसमें कहीं भी 1 जनवरी 2026 का उल्लेख नहीं है। यहां पर फिर शंका पैदा होती है कि क्या 2028 में जब ये वेतन आयोग लागू होगा तो पिछला जो एरियर है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, या जो पे पेंशन है वो 1 जनवरी 2026 से अपडेट होगी, रिवीजन होगी। इन तमाम प्रकार के सवाल से जो करोड़ों कर्मचारी पेंशनर हैं उनके माथे पे चिंता की लकीरें उभर कर सामने भी आने लगी। साथियों, अब जो मीडिया दिखा रहा है कि सरकारी खजाने पर 3 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, ये पड़ेगा, फलाना पड़ेगा, ढिकाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही। साथियों, ऐसी खबरें क्यों आ रही कि जब कर्मचारियों को कुछ देना होता है तब सरकारी तिजोरी को खाली क्यों दिखाया जा रहा है। इसको समझो कि ये जो ऐसी चीजें जब मीडिया में आती है तो एक माइंड सेट किया जाता है कि सरकार के पास में कुछ नहीं है, सरकार ये नहीं है, सरकार वो नहीं है, सरकार की तिजोरी खाली है, इससे असमानता बढ़ जाएगी। जो आम निजी क्षेत्र हैं या सरकारी क्षेत्र हैं उनमें एक तरह से पे पेंशन में असमानताएं हो जाएंगी, उस समानता को भी रखना है। बाजार पे बोझ बढ़ जाएगा, बाजार में मांग बढ़ जाएगी, उससे महंगाई बढ़ जाएगी, पता नहीं कितनी अलग अलग तरह के चीजें सामने आ रही। तो एक ये माइंड सेट किया जा रहा है। साथियों, आपके भी बहुत सारे प्रश्न होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत इन आयोगों का प्राथमिक अधिदेश क्या है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन और पेंशन में 20 से 25% की वृद्धि के अपेक्षित राजकोषीय परिणाम क्या है। क्या आपको लगता है कि ज्यादा सरकारी वेतन स्वाभाविक रूप से वेतन असमानता को बढ़ाता है? क्यों और क्यों नहीं है? इन तमाम प्रकार के ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं। मैं उन तमाम प्रकार के सवालों का उत्तर आप लोगों के सामने लेके आऊं कि इससे सरकारी खर्चा कितना बढ़ेगा, सरकारी तिजोरी पे कितना बोझ बढ़ेगा, और कर्मचारियों को अगर जो भी ये देंगे या फिटमेंट फैक्टर जो भी ये लागू करेंगे, यहां तक अगर मैं ये कहता हूं कि 2.81 का भी फिटमेंट फैक्टर देंगे तो जो कर्मचारी हैं उनको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उनके जीवन में या उनकी पे पेंशन ज्यादा बढ़ जाएगी, नहीं, नॉर्मल सा प्रभाव पड़ेगा। तो आपके हर एक सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, और वो भी सरकार की तिजोरी को देखते हुए, क्योंकि हमने इस पे भी बात करनी चाहिए कि 8वां वेतन आयोग में पे पेंशन में कितना उछाल आएगा और सरकार की तिजोरी खाली है या भरी हुई। तो वो भी तमाम प्रकार के सवाल आपके सामने। 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8वें सीपीसी से जनवरी 2026 से क्रियान्वयन के लिए 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। हर पिछले आयोग की तरह यह एक आर्थिक मानसून की तरह आता है। प्रत्याशित बहस और अपरिहार्य संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए नियमित
अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों के साथ संरेखण सुनिश्चित किया जा सके। वेतन आयोगों के पीछे का विचार सरल है, वेतन क्रय शक्ति रक्षा करे और लोक सेवकों को पुरस्कृत करे। फिर भी हर संशोधन के अपने परिणाम होते हैं। उच्च मुद्रास्फीति, राजकोषीय तनाव, निजी क्षेत्र में वेतन का दबाव और बढ़ती आय असमानता। इसलिए भारत की राजकोषीय परिपक्वता और सामाजिक संतुलन के संदर्भ में 8वें वेतन आयोग की समीक्षा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। 8वें वेतन आयोग राजकोषीय बोझ का विवरण। केंद्र और राज्यों की कुल वार्षिक लागत 3.7 से 3.9 लाख करोड़, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 1.1 से 1.2 के बराबर। केंद्र का अतिरिक्त बोझ कितना पड़ेगा? 1.4 लाख करोड़ प्रति वर्ष। और राज्यों का अतिरिक्त बोझ कितना आएगा, क्योंकि राज्य सरकारों के कर्मचारी और पेंशनरों को भी 8वां वेतन आयोग मिलेगा। 2.3 से 2.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष। अपेक्षित वेतन और पेंशन में वृद्धि कितनी हो सकती है? 20 से 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। और कुल लाभ पाने वाले कितने हैं? 2.50 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगी, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर। केंद्र का राजकोषीय घाटे पर प्रभाव 4.4% से 5.0% सकल घरेलू उत्पाद का। राज्यों के राजकोषीय घाटे पर प्रभाव 3.0% से 3.7% जीडीपी का। वेतन आयोग क्यों स्थापित किए जाते हैं? केंद्रीय वेतन आयोग संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समिति है। इसका मुख्य कार्य रक्षा कर्मियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन योजनाओं की समीक्षा करना है, उनमें बदलाव की सिफारिश करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनका वेतन उचित और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बना रहे। पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में लागू हुआ था, मतलब अंग्रेजों के जमाने पे। उपनिवेशिक सिविल सेवाओं के वेतन ढांचे को तर्कसंगत बनाने और सरकारी रोजगार के विभिन्न सत्रों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया था। तब से भारत में लगभग हर दशक में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है और पिछला 7वां वेतन आयोग था। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्र के विपरीत राज्य सीपीसी की सिफारिशों से बाध्य तो नहीं है, लेकिन उन्हें अनदेखा भी नहीं कर सकते। फिर भी ऐतिहासिक आंकड़े लगभग सार्वभौमिक रूप से अपनाए जाने का संकेत देते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 या 3 वर्षों के भीतर 7वें वेतन आयोग को लागू कर दिया। अक्सर राज्य विशेष फिटमेंट कारकों के साथ, फिटमेंट कारक एक गुणक है जिसका उपयोग संशोधित मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है, वो भी लागू करते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग मिलाकर 1.85 करोड़ कर्मचारी कार्यरत हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या का लगभग 4 गुना है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग राज्यों और केंद्र सहित पूरे भारत में लगभग 2.50 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कवर करेगा, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े समायोजनों में से एक बन जाएगा। 8वें सीपीसी के राजकोषीय निहितार्थ। चूंकि कर्मचारियों के वेतन राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, इसलिए वेतन आयोग की सिफारिशों का सरकार के राजकोषीय गणित पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन, भत्ते और पेंशन में 23.55% की वृद्धि की सिफारिश की थी, जिससे केंद्र सरकार पर सालाना 1.2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। इसी तरह अगर 8वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन में 20 से 25% की वृद्धि होती है, तो केंद्र को हर साल अतिरिक्त 1.4 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 2025-26 के लिए केंद्र सरकार का वेतन बिल लगभग 2.95 लाख करोड़ और पेंशन लगभग 2.74 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्य सरकारों, जो कुल मिलाकर लगभग 1.9 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, का कुल वेतन और पेंशन बिल पहले ही 9 से 10 लाख करोड़ रुपए है। अगर 70% राज्य भी पिछले वेतन आयोगों चक्रों की तरह इसी तरह संशोधन लागू करते तो उनकी संयुक्त वार्षिक लागत 2.3 से 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। केंद्र और राज्यों को मिलाकर प्रति वर्ष 3.7 से 3.9 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
जो 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लगभग 1.1 से 1.2% के बराबर है। इसका मतलब है कि खर्च में इस विस्तार से केंद्र का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4% से बढ़कर 5% हो सकता है और राज्यों का घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी के 3% से बढ़कर 3.7% हो सकता है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा इस पर? लेकिन सरकार 8वें वेतन आयोग के संभावित बोझ को कैसे पूरा करेगी? सरकारें कर बढ़ा सकती हैं, ज्यादा उधार ले सकती हैं या सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी विकास परियोजनाओं पर निवेश खर्च में कटौती कर सकती है। इनमें से हर विकल्प के अपने परिणाम हैं। ज्यादा कर लोगों पर बोझ डाल सकते हैं, उधार लेने से कर्ज बढ़ सकता है और पूंजीगत खर्च में कटौती भविष्य की वृद्धि को धीमा कर सकती है। 8वें वेतन आयोग का निष्पक्षता का वादा आया तो बढ़ाएगा, लेकिन राजकोषीय गुंजाइश भी कम करेगा। इसलिए अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की होगी कि इस उदारता का भविष्य के विकास पर कोई असर न पड़े और वेतन वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता, सेवा और आर्थिक स्थिरता में भी वृद्धि हो। 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के जीवन में 20 से 25% वेतन वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन इससे वेतन असमानता बढ़ सकती है। 7वें वेतन आयोग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन में 23% की वृद्धि के बाद निजी क्षेत्र के वेतन में मात्र 8 से 10% की वृद्धि हुई। 8वें वेतन आयोग में भी यह असंतुलन दोहराया जा सकता है, क्योंकि सरकारी वेतन में तेजी से वृद्धि हो रही है, जबकि निजी कंपनियां और छोटे व्यवसाय इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 3.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए, जिसमें लगभग 11.1 करोड़ कर्मचारी कार्यरत हैं, वेतन में यह बढ़ता अंतर और भी ज्यादा वित्तीय तनाव पैदा कर सकता है। कई उद्यमों को जीवित रहने के लिए स्वचालन, आउटसोर्सिंग या ठेका श्रमिकों को नियुक्त करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। यह बदलाव रोजगार की असुरक्षा को बढ़ाएगा और भारत के कार्यबल के अनौपचारिक वर्ग का विस्तार करेगा। वेतन लागत को सीमित करने के प्रयास के तहत लगभग आधी सरकारी नौकरियां अब अस्थायी, संविदात्मक और हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताएं भी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य जहां निजी क्षेत्र मजबूत है, प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए वेतन बढ़ाने का दबाव महसूस करेंगे, जिससे विनिर्माण लागत बढ़ जाएगी। इसके विपरीत गरीब राज्य इस मामले में बहुत पीछे रह सकते हैं। इस विभाजन की गहराई एक साधारण तुलना से स्पष्ट हो जाती है। एक तरफ ग्रुप सी और डी के सरकारी कर्मचारी जल्द ही 35,000 से 45,000 प्रति माह कमा सकते हैं। दूसरी तरफ भारत के 43 करोड़ अनौपचारिक कर्मचारी अभी केवल 8 से 12,000 प्रति माह कमाते हैं और जीवन यापन की लागत में लगातार वृद्धि के बावजूद उनकी आय में कोई खास बदलाव नहीं है। ऐसे में जो निष्पक्षता का एक कार्य प्रतीत होता है, वह असमानता का स्रोत बनने का जोखिम उठाता है और भारत के कार्यबल को दो दुनियाओं में विभाजित करता है, एक सुरक्षित और वेतनभोगी और दूसरी अनौपचारिक और अनिश्चित। न्याय और राजकोषीय अनुशासन में संतुलन कैसे स्थापित करेगी सरकार? इसके अलावा वेतन वृद्धि से न केवल वेतन संरचना बल्कि सामाजिक आकांक्षाओं में भी बदलाव आने की उम्मीद है, क्योंकि सरकारी और निजी नौकरियों के बीच वेतन का अंतर और बढ़ जाएगा और संभवतः युवाओं का सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 8वें वेतन आयोग सिर्फ एक और वेतन संशोधन से कहीं बढ़कर यह भारत के लिए राजकोषीय अनुशासन के साथ समानता के विचारों को संतुलित करने का एक अवसर प्रस्तुत करता है। साथ ही राजकोषीय घाटे को राजकोषीय उदारतत्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के ढांचे में निम्नलिखित 3% के लक्ष्य के भीतर रखने का भी है। यह जरूरी है कि 8वां वेतन आयोग एक साधारण वेतन समायोजन प्रक्रिया से आगे बढ़े। यह सुधार के एक साधन के रूप में काम कर सकता है, जो वेतन को प्रदर्शन से जोड़ता है, उत्पादकता और सार्वजनिक सेवा को पुरस्कृत करता है और सुरक्षा जाल से बाहर रहने वाले संविदा और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए समानता सुरक्षा उपाय शामिल करता है। यह एक राष्ट्रीय वेतन ढांचा बनाने में मदद कर सकता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उचित वेतन पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे, जिससे औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच का अंतर कम हो। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि सावधानी से काम किया जाए तो 8वां वेतन आयोग निष्पक्षता और दक्षता के बीच कड़ी को मजबूत कर सकता है, जिससे वेतन बेहतर प्रशासन में निवेश में बदल सकता है। लेकिन अगर सावधानी के बिना प्रबंधन किया जाए तो यह मुद्दा शक्ति को फिर से बढ़ा सकता है, राजकोषीय तनाव को बढ़ा सकता है और असमानता को बढ़ा सकता है और समावेशी विकास की नींव की कमजोरी कर सकता है। साथियों, ये पूरा जो देश की तिजोरी पे जो वजन पड़ेगा, मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई।
ये बहुत सारी चीजों से मैंने ये चीजें इकट्ठी करी। अब ये जो खबरें हैं ये कहाँ चल रही हैं? सोशल मीडिया पे और बड़े बड़े अखबारों के फर्स्ट पेज पे चल रही। साथियों, एक तरफ तो जो ये गोदी मीडिया में जो ये खबरें आ रही है कि सरकार की तिजोरी में पैसा नहीं है, इससे खर्च 3 लाख करोड़ बढ़ जाएगा, असमानताएं फैल जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, ये चीजें बढ़ जाएगी और सरकार को और कर्ज लेना पड़ेगा, ज्यादा कर्ज हो जाएगा, जीडीपी की धीमी रफ्तार हो जाएगी, आर्थिक स्थिति ये हो जाएगी। ये बातें आज क्यों आ रही हैं गोदी मीडिया में? क्या सेट करना चाहिए है गोदी मीडिया? ये बहुत जरूरी है समझना कि जब कर्मचारियों का कुछ वेतन बढ़ाना हो तो इस तरह ये खबरें फैलाई जाती हैं या इस तरह से जो सरकारी तिजोरी है उसके दरवाजे खोल के ये दिखाया जाता है कि देख लो इसमें कुछ नहीं रखा। जबकि आप ये देखोगे असल में जो आज जीडीपी की रफ्तार है या जो आर्थिक स्थिति देश की मजबूत है, या हम कह सकते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है वो कहां से कहां पहुंच गया, बहुत जबरदस्त है। अभी अगर हम दीपावली की बात करें और इन्होंने टैक्स में रियायत दी तो आप अंदाजा लगाओ कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के खाते में अरबों खरबों रुपया आया लोगों के टैक्स के रूप में। अगर 8वां वेतन आयोग सरकार दे रही है तो यही गोदी मीडिया कह रही है कि फिर सरकार टैक्स बढ़ा देगी और लोगों की जेब से पैसा इकट्ठा करेगी, इससे महंगाई बढ़ जाएगी। जबकि ऐसी बात नहीं है। आज हर क्षेत्र में या देश की आर्थिक स्थिति में, देश के रिन्यू में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जीडीपी का सिर्फ 1.1 भी ये दे रहे हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। फिर इसमें इन खबरों में एक चीज और भी चल रही है, पूरी की पूरी आप देखोगे कि अगर सरकार के ऊपर 1.1 का भी खर्चा आया तो 20 से 25% वेतन और पेंशन वृद्धि होगी। तो ये तो बहुत मामूली वृद्धि है, बिल्कुल मामूली। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशन लाखों में पूछ जाएगी। नहीं पूछेगी। जब तक जीडीपी का 5% से ऊपर ना जाए तब तक तो मैं मानता ही नहीं कि कर्मचारियों के हाथ में कुछ पैसा आएगा। वो थोड़ा बहुत आ सकता है, इतना तो आप साल में 2 बार डीए बढ़ता है तो कम से कम 1500 से 2000 रुपया तो तब आ जाता है। अगर वेतन आयोग में भी 2500-3000 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो रही तो बहुत ही मामूली वृद्धि है। तो आप ऐसी खबरों को देखो पक्का, पर अपने आत्म मंथन भी करो कि ये खबरें क्यों चल रही, ये नेगेटिव क्यों फैला रही, ये किसका ब्रेन वॉश कर रही है, इन खबरों के पीछे किसका दिमाग है। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।